आदरणीय पत्रकार बंधुओं को प्रणाम। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है, कल फरीदाबाद नगर निगम के 5 वर्ष पूरे हो गए। तो 5 वर्ष पूरे होने के बाद एक उसका रिपोर्ट कार्ड, एक उसका लेखा जोखा, अगर हम उसकी एक बात, एक चर्चा एक सामाजिक संस्था होने के नाते हम करना चाहते हैं कि जो होता है ना भाई, इन 5 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया। तो मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी पक्ष है, जिन्होंने 5 साल इस निगम के ऊपर राज किया, पाया तो केवल उन्होंने, खोया केवल जनता ने। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनता ने खोया। और शहर की हालत जो है, हम अपने मुंह से कितना मर्जी बयान कर लेते, कितना मर्जी आपको हम वक्तव्य दे देते, उससे क्लियर नहीं होती। लेकिन अभी जो 2 दिन से 3 दिन से जो ईश्वर की कृपा हुई है, जो ये मूसलाधार बरसात हो रही है, उससे पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड आप सब लोगों के सामने है। जगह जगह आज चलना दूभर हो चुका है। फोटोज वायरल हो रही हैं, पूरे देश में वायरल हो रही है। मतलब फरीदाबाद के जो विकास की फोटोज हैं पूरे देश में वायरल होती हैं। कहीं गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है, डूब जाती है, कहीं स्कूटी डूब जाती है, कहीं पूरे के पूरे आदमी डूब जा रहे हैं। ये विकास कहाँ हुआ है? तो विनाश हुआ। ये तो सर्वनाश हुआ जी। विनाश भी नहीं, एक तो विनाश होता है, विनाश से ऊपर सर्वनाश होता है। तो इस अच्छे भले शहर का जो है वो सर्वनाश कर दिया गया। जो बार बार हम चुनाव के समय पर सुनते हैं कि जी डबल इंजन की सरकार बनाओ, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, ये पता नहीं कौन से इंजन की सरकार यहाँ पर चल रही है, जो इन्होंने जनता को एकदम त्रस्त करके रख दिया है। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। बुरा हाल हो चुका है, पूरे पूरे शहर का बुरा हाल हो चुका है। क्राइम में नंबर 1 हो चुका है शहर। विकास का तो खैर कोई बात ही नहीं, विकास तो शब्द अब अपने आप में गाली लगने लग गया है। तो इसी विषय में आप लोगों से चर्चा करने के लिए, और इन 5 सालों को हम ये मानते हैं कि ये फरीदाबाद के इतिहास में शायद सबसे काले दिन है। सबसे काले दिन ये जो 5 साल गए हैं, उसको ही हम ये बता रहे हैं कि भाई कल इन्होंने अपनी कुर्सी संभाली थी, यानी कि 8 जनवरी 2017 को चुनाव इनके रिजल्ट आए थे। और 9 तारीख से जो है फरीदाबाद के 9 जनवरी 2017 से फरीदाबाद के काले 5 साल शुरू हो गए थे। और वो काले 5 साल का जो इसका फलस्वरूप है वो आप सड़कों पे आज देख रहे हैं। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ हमारी संस्था के सभी साथी हैं। माननीय ठाकुर कंवल सिंह तंवर जी हैं, माननीय रविंद्र चावला जी हैं, मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। मेरे बाईं ओर श्री अरुण जी हैं, ये वार्ड कमेटी के सदस्य भी हैं अभी फ़िलहाल। जो माननीय कमिश्नर साहब ने वार्ड कमेटी का एक पिछले 1.5-2 महीने से जो एक प्रपंच चल रहा है कि भाई हम ये सफाई करवा रहे हैं और उसके नाम पर केवल गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, तो उसका भी आपको ये लेखा जोखा अरुण जी बताएंगे। और मेरे अंत में बाईं ओर जो हैं अमित जी बैठे हैं, समाज सेवी हैं, लकड़पुर क्षेत्र से आते हैं, शिव दुर्गा विहार से आते हैं। और वहाँ पर मैं कई बार गया हूँ, तो वहाँ की जो नरकीय स्थिति है उसके बारे में बताएंगे। तो सभी हमारे संस्था के सम्मानित साथी हैं, और अब आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो आप नहीं करते प्रेस वार्ता? देखिए, बारिश से मतलब नहीं है। बारिश से प्रेस वार्ता करने का मतलब ये है कि हमें शब्दों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। और आप जो है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वो वाली बात हो गई कि अगर विकास देखना है तो आप मेरे साथ जाके किसी भी सड़क पे देख लें, मेरे साथ भी जाने की जरूरत नहीं है। तो बारिश से प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब नहीं है। बस हाँ, ये है कि भाई अभी 9 साल, इनके जो 5 साल पूरे हुए हैं 9 तारीख को, 8 तारीख को पूरे हुए हैं, तो विषय वो है। काले दिन जो कह रहे हो, ये खत्म हो गए अभी और चलेंगे? देखिए, काले दिन खत्म करना ना करना तो ये जनता के हाथ में है। अब चुनाव आएंगे तो ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता इन काले दिनों को समाप्त करती है या इन काले दिनों को और गहरा कर देती है। इसमें भारत जी, केंद्र में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, नगर निगम पर पूरा बीजेपी का कब्जा है, तो इसके बावजूद अगर विकास की जगह विनाश जैसे शब्द का हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इससे मजबूत नगर निगम कभी नहीं हो सकता। पूरे नगर निगम पे बीजेपी है, तो आपके राज्य में है, आपके केंद्र में है, हर तरफ से सहयोग मिल रहा है। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी भी बना दिया फरीदाबाद को, आप देख ही रहे हो कितना स्मार्ट है ये। तो इसके बावजूद बीजेपी पार्षद हमेशा कहते रहे, 5 साल की अगर बात करें, कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते। जो उनकी सदन की मीटिंग होती है, जो एजेंडे रखते हैं, वो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो भाई, जब नगर निगम तुम्हारा है, प्रदेश तुम्हारा है, केंद्र तुम्हारा है, तो इसका मतलब ये है कि अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। देखिए, हमें लगता है कि जितना हमारा तजुर्बा रहा है इन लोगों के साथ, ये अधिकारी और नेता मिलकर जनता की नहीं सुन रहे।
ठीक है, अधिकारी और नेता मिलकर नहीं सुन रहे जनता की। फरीदाबाद निगम का पिछले 5 वर्षों में करीब करीब आप लगा लीजिए कि अगर मैं एक कैलकुलेशन, एक औसतन की बात करें तो 10,000 करोड़ का बजट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पर आया। मैं मानता हूँ कि 10,000 करोड़ के अंदर एक नया शहर बन सकता है, एक शहर को आप पूरा उधेड़ कर नया बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बसे बसाए शहर को पूरा उधेड़ दिया गया उस पैसे की मदद से। वो पैसा कहाँ गया, उसमें जो है आप समझ लीजिए कि 40 वार्ड हैं और 10,000 करोड़ रुपया आया। 250 करोड़ रुपया औसतन 5 साल में प्रत्येक वार्ड को मिला। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, आप उसमें मुझे कहीं पर भी आप ये 250 करोड़ तो चलो बहुत बड़ी बात है, आप 25 करोड़ रुपया भी सही से लगा हुआ बता दीजिए। एक ही सड़क बनाते हैं, उसको फिर तोड़ देते हैं, कभी ये एयरटेल वाले कभी ये जियो वाले जगह जगह सड़कें खोदते रहते हैं, उनको भरते नहीं है ढंग से, जिस तरीके से खोदते हैं उस तरीके से भरते नहीं है, केवल खाना पूर्ति के लिए मिट्टी डाल देते हैं, वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं। और ये भी सुनने में आता है कि जो परमिशंस मिलती हैं वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की करते हैं, लेकिन उसके एवज में ये 12 15 18 किलोमीटर अवैध खोदते चले जाते हैं। इस तरह के भी आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से खबरें आती रहती हैं। 5 सालों में पूरे अखबार भरे पड़े रहे हैं जो फरीदाबाद के विनाश की कहानी है। और जो अब कारण है, भाई हम कहते हैं भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं 22 जिलों में से फरीदाबाद को एक अनाथ जिले की तरह छोड़ दिया गया। 21 जिलों के ऊपर तो शायद हो सकता है काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन फरीदाबाद के अगर मैं फोकस करूं तो फरीदाबाद को केवल 21 जिलों से अलग हटाकर यहाँ पर शायद मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी जो है, शायद उनका कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ, और या शायद वो उनको लगता है कि ये जो है हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है, या किसी और को सुपुर्द कर दिया उन्होंने उसको। जैसे होता है ना कि भाई किसी और के अपना बच्चा किसी और को पकड़ा दिया कि भाई तू वो देख ले, तो यहाँ पर तो सौतेला व्यवहार हो रहा है फरीदाबाद का। सर यहाँ पर एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, एक हरियाणा में कैबिनेट केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं है, वो हरियाणा के फरीदाबाद के मुख्यमंत्री हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ ठीक है सौतेला व्यवहार चल रहा है, इतने बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर परिवहन मंत्री हैं जिनके अंडर में सारी सड़कें वगैरह हैं, सारी व्यवस्था है, फिर भी आप कह रहे हैं सौतेला व्यवहार। कहीं ऐसा तो नहीं पैसे नहीं, पैसे खर्च ना हो रहे हैं, किसी की जेब में जा रहे हैं, कुछ तो हो सकता है। और एमसी कमिश्नर साहब भी कहते हैं पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे भरपूर है और फरीदाबाद को इंदौर बनाया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। नेता भी कहते हैं पैसे कोई कमी नहीं है, अधिकारी भी कहते हैं पैसे कोई कमी नहीं है उनके पास। ये उनके पास। पर बोले थे सारण वाली चौक है, एक महीने में फरीदाबाद का अभिशाप क्या है हमें वो समझना होगा। अभी जो पारस भाई ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने 21 जिलों के तो अपना केयर टेकिंग की हुई है, पर जो भाई कह रहे थे ना केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भी लगाए उन्हें कि मुख्यमंत्री फरीदाबाद। तो मेरी अपनी सोच जितना मैं पहुँचा हूँ, मुझे तो ये लगता है कि कोई भी ये अधिकारियों को या अनैतिक राजनीतिक गठजोड़, उसका जनक श्री कृष्णपाल गुर्जर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं, और उन्होंने इस फरीदाबाद को पंगु बना दिया है, अधिकारियों को अपना गुलाम बना लिया है, उनको ब्लैकमेलिंग के लिए। नहीं, मैं पल्ला गांव से हूँ, मैं मेरे पिताजी सरपंच होते थे, अनपढ़ थे वो। जब ये कॉम्प्लेक्स बना उस टाइम वो सरपंच थे और आदर्श गांव होता था, 5 गांवों की पंचायत होती थी। बसंतपुर तक ये 5 गांव होते थे, छोटे छोटे गांव। हमारे गांव में अलग अलग कम्युनिटी की चौपाल हमारे पिताजी ने ही बनवाई थी। वहाँ राजपूतों की अलग चौपाल है, हरिजनों की अलग चौपाल है और वाल्मीकि की अलग चौपाल है। सिलाई सेंटर होता था वहाँ, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होता था, सरकारी हॉस्पिटल था, वेटरिनरी हॉस्पिटल था, स्कूल था। आज आप स्कूल की वो देख लीजिए, हॉस्पिटल को देख लिया, आप ग्रेडेशन के लिए कितना का, आज चौपाल को देख लीजिए, तो नर्क बना के रख दिया। अभी मैं बोलना चाहूँगा जो अधिकृत किए हैं इसमें नगर निगम में मिलाए हैं कुछ पंचायतों का, तो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था अगर भाई यदि एक भी पंचायत विरोध करेगी तो हम नहीं लेंगे, परंतु एसोसिएशन यानी सब ने यूनाइटेड भी किया, इंडिविजुअल भी विरोध किया और जबरन इसमें मिला दिया, क्योंकि ये नगर निगम ऑलरेडी कर्ज में है। अब उस पंचायती भूमि पे इनकी नज़र है। जब पल्ला की जो ये अधिकृत की थी, इसमें लाए थे ये जब नगर निगम में, तो ये सूर्य नगर जो आप सुनते हैं,
ये पल्ला की पंचायत की ज़मीन थी। ये कहा गया था कि भाई इसका 75% पैसा आपके इस क्षेत्र में लगेगा। आज यदि पल्ला क्षेत्र में आप घुस जाएं तो वो एक स्लम्प से भी खराब लगता। और पर्टिकुलर पल्ला गांव की मैं कहता हूँ, आप स्वागत है, अभी मैं विजिट कराता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या स्थिति है, नर्क से भी बदतर होगी। आपका सीधा कहना है कोई विकास नहीं हुआ उधर जो कारण वही है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री ने तो गोद ले रखा है पल्ला को, जो शुरू में सांसद तिलपत को लिया था, तिलपत को लिया था। तिलपत इनके कामों की वजह से इनका जो सरपंच जिसको ये फेवर करते थे वो हारा। ये तो पिंटू सरपंच एक मजबूत सरपंच है, अपने इरादों पे भगवान पे भरोसा रखने वाला सरपंच है। वो स्टेडियम वगैरह भी अपनी मेहनत से भी यूथ, वहाँ जो यूथ क्लब है वो आज भी उस स्टेडियम की देखरेख करता है, जबकि बस्ते जमा हो चुके हैं। नहीं, इसने तो इतनी डिप्लोमेसी की है। वो पल्ला से जो तिलपत कनेक्टिंग रोड है वो देखिए, बाबा सूरदास मंदिर तोड़ दिया गया जो हमारी सबकी आस्था का था। वहाँ से वाइडनिंग शुरू की, वहाँ से बनाना शुरू किया उल्टा। और सरकारी स्कूल जिसमें मैं पढ़ा हूँगा कभी 76 में, वो तोड़वा दिया। वहाँ डिस्पेंसरी थी वो तोड़वा दिया। पल्ला में आते आते जहाँ 60 फीट का रोड निश्चित है, वहाँ बताते हैं, जैसा मुझे वहाँ पता लगा है, एक तो ठेकेदार बदल दिया गया, इलीगल ठेकेदार बदला, मतलब वैसे नहीं बदला, ऑफिशियल कोई वही रहा। परंतु इसका जो चेला है, ये एतमादपुर गांव के हैं जो राम रतन जी, उसको अधिकृत वो करा दिया ऑथराइज। और बताते हैं कि वो दुकानें छोड़ने के लिए 5-5 लाख रुपए पर दुकान से लिए, और जो पीछे मंदिर तोड़ते आए, स्कूल तोड़ते आए, और वहाँ पे वो 50 फीट ही रह गया, 5-5 लाख में छोड़ दिया गया। 5 लाख रुपए वहाँ बताते हैं, हमारे गांव में पूरे में ये है। किसने लिए, किसके राम रतन के माध्यम से गए, कहाँ नहीं, राम रतन बताएगा। राम रतन ने क्यों बनाया बताइए? राम रतन को क्या ऑथराइज था क्या? वो हटा दिया गया क्यों? रवि या कौन था वो शर्मा को क्यों? गुरु का भी नाम बताओ ना, चेले का नाम में बता रहे हो आप, गुरु कौन है? मेरे गांव में मैंने जो सुना, क्योंकि मैं आप फिलहाल सेक्टर 37 में रहता हूँ। कोई सबूत वगैरह? नहीं, वो तो है मौके पे भाई, क्यों छोड़ दिया गया? जब मंदिर तोड़ रहे हो आप, स्कूल तोड़ रहे हो, तो यहाँ 10 फीट की कंसेशन क्यों दी है रिलैक्सेशन? जब पीछे से आपने मंदिर में बहुत सी आबादी पीछे टूटी है, तिलपत में लोगों ने विरोध भी किया था, तो यहाँ क्यों? जबकि तरीका ये होता, यदि आपको यहाँ से लेके जाते उधर, उसको तोड़ते हैं। हाँ, पिक एंड चूज। मैंने एक शब्द कहा था, पिक एंड चूज, मतलब विरोधियों को नुकसान करना, अपनों को पोषित करना। कितनी बिल्डिंगें मैं दिखा दूंगा सरकारी पे बैठे हुए हैं, आप लोगों का स्वागत है, चलते रहेंगे। पारस जी एक ये इनके कृष्णपाल जी के जो वो रहते हैं, जो इनके दरबारी हैं, वो कब्जा किए हुए हैं। पारस जी एक आपने पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे कि जहाँ विकास होता है वहाँ नेताजी की जमीन होती है, जहाँ नेताजी की जमीन होती है वहीं विकास होता है। जी, तो ये नेताजी कौन है? देखिए नेताजी, मैंने हालांकि जो सोशल मीडिया पर जब पोस्ट डाली थी, वहाँ पर जो भी फरीदाबाद के जो नेता हैं उनके साथ ऐसा होता है कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए कोई नई रोड बनती है, कोई नया प्लान, या कहीं पर भी कोई नया सेक्टर लिया जाता है, तो वहाँ पर ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले से एग्जिस्ट करती हैं जो सस्ते में खरीदी हुई होती हैं, और एकदम से वहाँ पर डेवलपमेंट का कुछ काम शुरू होता है और उनके रेट जो है वो आसमान छूने लग जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 1 रुपये की चीज़ का 10 रुपये तुरंत रेट जो बढ़ जाता है। तो मेरा जो प्रश्न ये था कि भाई ऐसा ये क्या है, मात्र संयोग है कि जैसे ही कहीं पर विकास होना शुरू होता है वहाँ पर नेताओं की प्रॉपर्टी तुरंत पाई जाती है। कहीं पर भी आप जमीन खरीदने जाओ, ये तो भाई फलाने नेताजी की है, तो फलाने नेताजी की है, फलाने नेताजी की है। तो ये क्या कोई नेक्सस है बिल्डर्स का और नेताओं का कि जो पहले ही उनको नेता उनको जो डेवलपमेंट प्लान है उसको दिखा देते हैं और बिल्डर जो है वहाँ पर ज़मीनें खरीदवा देते हैं, और जो लोगों की औने पौने दाम में, जिस आम जनता को उस डेवलपमेंट प्लान के बारे में नहीं पता होता, उसको नक्शे के बारे में नहीं पता होता, उसको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर किस तरह का विकास आने वाला है, तो वो अपनी ज़मीन जो बेच देते हैं। तो एक धोखाधड़ी जो है वो लोगों को गुमराह करके, एक धोखाधड़ी करके और अपनी ज़मीनों का रेट बढ़ाए जा रहे हैं। मंझावली का पुल क्यों नहीं बन पा रहा आज तक? खैर, हमारा विषय आज ये निगम का है, हम उस विषय में नहीं जाएंगे। आज हम जो मुख्य रूप से आज हम चर्चा के लिए हम एकत्रित हुए हैं वो निगम के लिए चर्चा एकत्रित हुए हैं। पारस जी भी आप कह रहे थे कि तमाम पार्षद बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, क्या मामला है? जो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि फरीदाबाद की सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में कहीं कहीं पर सड़क नजर आती है। तो आप जैसे, हम जैसे लोग जो बाइक से, स्कूटर से, साइकिल से, छोटी गाड़ियों से चलते हैं,
तो हम इन गड्ढों को बड़ा नज़दीकी से महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गाड़ियां हैं, है ना। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, फॉर्च्यूनर में चलते हैं। किसी पार्षद को आज आप पार्षद बना दीजिए, 5 साल बाद उसके पास एक फॉर्च्यूनर, एक आधे कोई और बड़ी गाड़ी, कोई 500 गज का कहीं बढ़िया मकान, वो भी वेल इंटीरियर डेकोरेटेड, मतलब वो तुरंत बन जाता है। कहाँ से आ जाता है? ये पैसा, अब देखिए 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ निगम के अंदर, ठीक है। मेयर साहिबा की नया जो फ्लैट है वो बड़ा चर्चा में है इस समय। हाँ, तो करोड़ों रुपए की कीमत का जो फ्लैट है वो बड़ा चर्चा में, उस पर भी बड़ा, मतलब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आम जनता से ही पूछना चाहता हूं, और इनकी भी जवाबदेही हम लोग तय करना चाहते हैं कि भाई ऐसा अचानक क्या हो जाता है 5 सालों में जो आपके पास इतना अकूत धन, इतनी अकूत संपत्ति जो है आप लोगों के पास आ जाती है, वो कहां से आती है आप लोगों के पास? तो ये मेरा एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो आप जैसे अब आपने बोला जी धन आता कहां से है, तो निगम के अंदर 200 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। उस घोटाले की जैसे जांच करने की कोई बात होती है तो फाइलें जला दी जाती है। निगम के उसी निगम दफ्तर के उसी कमरे के अंदर आग लगती है जो रिकॉर्ड रूम बनाया हुआ है, अन्य कहीं पर आग नहीं लगती है। मतलब क्या ये केवल एक संजोग होता जा रहा है? क्या ये केवल इत्तेफाक है कि भाई आप इतना भ्रष्टाचार और इतना कुछ, और उसके बाद फिर हमें नारा दिया जाता है कि ईमानदार सरकार है, मुख्यमंत्री जी ईमानदार है। हम कहते हैं मुख्यमंत्री ईमानदार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसे लोगों को क्यों जिम्मेवारी दे रखी है? क्यों उनकी जांच नहीं होती कि जिनके ईमानदारी के जो चर्चे हैं वो शहर में हर घर में और दबी जबान में लोग उसकी बात करते हैं, कोई खुल के बोल ही नहीं रहा है शहर के अंदर। आज विपक्ष बिल्कुल बिका हुआ है। आज भ्रष्टाचार केवल, देखिए पहले भ्रष्टाचार होता था कि भाई किसी ने किसी से चलो भाई 2 पैसे मांग लिए, आज तो भ्रष्टाचार विपक्ष तक में घुसा दिए इन लोगों ने, विपक्ष के नेता खरीद लिए। आज कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए फरीदाबाद में, उसका फरीदाबाद विंग बता दीजिए जो बीजेपी के इशारे पर नहीं चल रहा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। आज कहीं पर ये कुछ भी कर दें, बल्कि विपक्ष का काम है कि भाई हमें एक मजबूती देना। तो अगर ये विपक्ष मजबूत होता तो हमारी जैसी समाज सेवी संस्थाओं को क्यों एक मंच पर आकर आवाज उठाने की आवश्यकता पड़ती? विपक्ष अपना काम करता, पक्ष अपना काम करता। ये सत्ता और विपक्ष की लड़ाई तो रहती है हमेशा लोकतंत्र के अंदर। फरीदाबाद के विनाश में विपक्ष की भी मतलब भूमिका, खास भूमिका है। किसकी भूमिका जी? विपक्ष की भूमिका तो है ही। विपक्ष, देखिए विपक्ष अगर इनको टोक नहीं रहा है, इनको बेलगाम छोड़ दिया, निर्बाध छोड़ दिया इन लोगों को बिल्कुल, तो भाई फिर तो ये काम करेंगे ही जब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। विपक्ष तो चाय पिलाता है, विपक्ष चाय पिलाता है। विपक्ष के नेता मिलके एक ही कटोरी के अंदर गुलाब जामुन खाते हैं, एक गुलाब जामुन और 2 चम्मच से जो है वो खाते हैं। तरह तरह की फोटोज आती हैं। किसकी फोटो है? फरीदाबाद की मेन समस्याएं आपको क्या दिखती है? फरीदाबाद की जो समस्याएं हैं मेन आपको क्या दिखती हैं? कौन कौन सी समस्याएं आपको दिखती हैं? देखिए फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो फरीदाबाद के अंदर, मतलब इतनी समस्याएं कि आज मैं उठाना शुरू कर दूं तो शायद ये समय ही अपना कम पड़ जाएगा। टूटी हुई सड़कें जो सबसे बड़ा समस्या है, जल भराव की समस्या इतनी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्राइम जो है वो इतना बड़ा एक बहुत बड़ी समस्या है। शराब के ठेके इतनी बड़ी समस्या हो चुके हैं यहाँ पे, जो निगम की जमीन पर। मुझे नहीं पता कि ये जो ठेके हैं ये कितने, इनमें कितने जो फीस है वो जाती है, कितने इन्होंने लाइसेंस लेके बना रखे हैं या कितने कृपा से बना रखे हैं, नेताजी की कृपा से बना रखे हैं ये। तो बात यह है कि इतने सारे और भी इशूज हैं। जो करप्शन एक इतना बड़ा इशू है, आप कोर्ट में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए कि केवल और केवल करप्शन है। जो काम पहले 200-500 रुपये में होता था, आज 5000 रुपये लेते हैं उस चीज़ के, और केवल इस बात के ऊपर कि भाई अब ऑनलाइन हो गया, अब इसको वैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। आप कहीं पे चले जाइए, कहीं पर भी आप रिपोर्ट कर दीजिए, हर कोई व्यक्ति बता देगा। आज दबे स्वर में हर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, लेकिन शायद पता नहीं क्यों फरीदाबाद के लोग जो हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं इनको एक मंच पर आना पड़ेगा और शहर को बचाना पड़ेगा। अगर ये शहर नहीं बचा, अगर समाज सेवी संस्थाएं आज भी आगे नहीं आई और इस शहर को नहीं बचाया, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप लोगों के घरों के अंदर भी डाके डलेंगे, आप लोगों के घर तक भी बिकने की नौबत आ जाएगी। अच्छा, निगम पार्षदों से उनके कार्य के बारे में पूछे तो उनका एक बहाना मान लो या कहना होता है कि कोविड के कारण वो काम नहीं कर पाए। देखिए कोविड के कारण काम नहीं कर पाए, कोविड कितने समय पर वो रहा, ठीक है, मतलब ये एक बहाना लगा लीजिए आप, या चलो जो भी ये कोविड की बात करते हैं, समय कोविड 1 साल 1.5 साल की बात है, और अभी की बात करें तो मतलब क्या इस 1-1.5 साल के अंदर और पिछले 5 साल के अंदर जो आपका कार्यकाल रहा उसके अंदर 1 साल, आप 1-1.25 साल लगा लीजिए जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन, और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि सरकारी कंस्ट्रक्शंस के ऊपर रोक कुछ समय के लिए थी, बाकी समय पर सरकारी कंस्ट्रक्शंस के ऊपर रोक नहीं थी, प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस के ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन कोविड के समय पर भी जो डेवलपमेंट के काम है उसमें 2 महीने 3 महीने का हुआ, बजट पास हुआ था, पैसा भी आया था, 25 करोड़ जो है जी, उसमें देख इसमें टोटल 10,000 करोड़ रुपए आए हैं पिछले 5 सालों के अंदर, और इस बार का जो बजट आया है 2600 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आया है उसके अंदर।
और वो पैसा जो है उसका कहाँ गया, वो तो जला दिया ना, वो तो फाइलों में भ्रष्टाचार हुआ। लगभग जो है एक साल देखिए, निगम के एक और आप सब लोगों के पत्रकार साथियों के माध्यम से ही ये खबरें उजागर हुई हैं और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा आप लोगों का। निगम के जो ठेकेदार हैं वो यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई तो होती नहीं है, उनको कहीं नॉर्थ ईस्ट में ले जाकर 400 करोड़ रुपए का ठेका दिलवा दिया जाता है। तो इस तरह के भी जो है वो चीजें पत्रकारों के माध्यम से हमें सुनने में आई है। तो मतलब आप ये देख लीजिए कि भाई एक सामूहिक लूट जो है इस शहर की हो रही है। जैसे मोहम्मद गजनी आ गया था ना हिंदुस्तान के अंदर कि भाई जो मिले जहां मिले जैसे मर्जी मिले लूट लो, तो ये आज ये मोहम्मद गजनी हो गया हमारी जान को। कौन हो गया? मोहम्मद गजनी तो एक हुआ, अब नाम आप खुल के दो। नहीं, ये तो नहीं, नाम हम खुल फरीदाबाद का मोहम्मद गजनी कौन है? नहीं, फरीदाबाद के मोहम्मद गजनी जो कृष्णपाल गुर्जर जी, उसके बाद जितने भी पार्षद हैं इनकी जो टीम बनाई हुई है नीचे, ये लोग हैं। तो ये अली बाबा 40, तो ये तो अली बाबा 40 चोर बोल दो, मोहम्मद गजनी बोल दो, ये अपने आप में मतलब जैसे वो रक्त बीज होता था ना कि भाई एक बीज है। अली बाबा 40 चोर। हाँ, अली बाबा 40 वार्ड है, 40 वार्ड है, 40 वार्ड है। पार्षद हैं। सर कुछ चलो साहब कुछ आप भी बताएं, आप भी सीनियर आदमी है जो है, काफी आरटीआई वगैरह लगाते हैं जो है। अच्छा, एक चीज पारस भाई बताओ, आखिरी पूरा कि चलो आरोप प्रत्यारोप का दौर हो गया, काम नहीं हुआ, निराश हुआ, अब फिर से नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, तो क्या सेफ फरीदाबाद की तरफ से 40 के 40 वार्डों में इस भ्रष्टाचार, लूट खसोट, क्राइम जो कुछ भी हो रहा है, इसको लेके लोगों को जागरूक करने के लिए कि एक परिवर्तन लाया जाए, कोई ऐसा प्रयास शुरू किया जाएगा कि वार्ड वाइज से फरीदाबाद की टीमें उतरे और लोगों को जागरूक करें कि भाई अब अगर आपको मोहम्मद गजनी से मुक्ति चाहिए तो परिवर्तन हो? देखिए, एक इसमें दो विषय में इस चीज़ के अंदर मैं लूँगा इसमें कि सेफ फरीदाबाद जो संस्था है, हम लोग एक सिविल राइट्स की संस्था है, एक एनजीओ है जो कि लोगों के जो नागरिक जो अधिकार हैं, जो कॉमन सिविल राइट्स हैं लोगों के, उनके लिए हम लोग लड़ाई करते हैं। उसके लिए हम लोग प्रयास रहते हैं कि भाई लोगों को उनके अधिकार मिले। रही बात जो चुनाव की, तो चुनाव में ज़रूर हम लोग ऐसे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे, एक एज अ संस्था सपोर्ट करेंगे जो शहर के लिए अच्छे कैंडिडेट्स हों, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो किसी पार्टी विशेष से आते हों, लेकिन व्यक्ति अच्छा होना चाहिए जो विकास के प्रति समर्पित हो शहर के लिए। उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार तू बन जाए उसके बाद बस फिर तू अगली जो है ना तैयारी 5 साल में 2-4-5 करोड़ रुपए कमा लो और ताकि अगली बार विधायक के लिए तुम अपनी ताल ठोक सको। मतलब वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। पार्षद को विधायक की सीढ़ी नहीं बनने देंगे। पार्षद अगर जो बनेगा तो वो पार्षद की तरीके से ही काम करेगा। उसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो उसकी रूपरेखा बनी हुई है पार्षदों के जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके दायरे में रह के काम करे वो। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि नगर निगम चुनाव में सेफ फरीदाबाद की तरफ से किसी कैंडिडेट को उतारा जाए? देखिए, सेफ फरीदाबाद कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। हम लोग तो एक सामाजिक संस्था है, एक एनजीओ है, जन जागरण का काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। लोगों को किसी वार्ड में आपको ऐसा कोई दिखता ही नहीं है कि जिसको आप समर्थन कर सको, तो मतलब आप तो निर्दलीय कोई व्यक्ति, मैंने बताया ना, कोई व्यक्ति निर्दलीय होगा। हम कोई सिंबल तो दे नहीं सकते कि भाई हम की पॉलिटिकल पार्टी है या कुछ है। हम तो एक संस्था है। हाँ, कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको हम जरूर समर्थन करके उसको कर सकते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता कर सकते हैं, लोगों को डोर टू डोर जाके समझा सकते हैं कि भाई ये जो निर्दलीय व्यक्ति है वो क्यों लड़ रहा है। तो एक आदमी जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल कॉमन आदमी है फरीदाबाद का, उसको हम सेफ फरीदाबाद एक मंच जरूर दे सकती है कि भाई आपको अगर इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से डर लगता है या आपको लगता है कि इनके पास बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बड़ा कुछ है, तो उसके लिए हम लोग आपको एक अच्छा मंच प्रदान कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो शहर के प्रति संवेदनशील लोग हैं। रविंद्र चावला जी को। चलो साहब बताएं आप अली बाबा 40 चोर के बारे में। नहीं, मैं तो आपको अली बाबा 40 चोर की कहानी नहीं सुना सकता, वो तो पारस जी ने आपको सुना दी। सबसे पहले मैंने जो आपने सवाल किए, मैं एक एक पे थोड़ा सा आप बात करना चाहूँगा। आपका सवाल ये था, आपका कहना ये था कि नगर निगम का जो ये पार्षद का कार्यकाल है ये बहुत मजबूत है, क्योंकि सेंटर में सरकार है, स्टेट में सरकार है और यहाँ भी इनका सरकार है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में हर 3 महीने के बाद पार्षदों की मीटिंग होनी चाहिए, जिसको आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। और अभी कल परसों एक फाइनल मीटिंग होनी है इनकी। अभी तक ये ऐसा हुआ नहीं है और ना ही निगम को भंग किया गया है, क्योंकि सबसे कमज़ोर मेयर जो है इस बार नगर निगम में रहा है। सबसे कमज़ोर मेयर इस बार नगर निगम में रहा है। आपने कभी भी नगर निगम के मेयर के बारे में ना कुछ सुना होगा, ना कुछ बताया होगा। एक छोटा सा एपिसोड में आपको बताता हूँ कि एक एसडीओ से
हमारे इनकी लड़ाई हुई शौचालय के लिए और वो आदमी सस्पेंड हो गया। उसके बाद वो सरकारी आदमी वापस उसी जगह पे आ गया। आज भी वो मेयर का कहना नहीं मानता और मेयर कुछ कह नहीं सकती उनका। आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका कहना ये है कि भाई क्या विकास हुआ। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आप रोज़ कवरेज करते हैं, आप क्या विकास देख रहे हैं? एक पार्षद की ड्यूटी होती है एक आम नागरिक की सीवर खुलवा देना, उसको लाइट देना, उसको पीने का पानी देना और उसके लिए सड़कें बनाना। ये 4 चीज़ें एक आम जिम्मेवारी एक पार्षद की। आप सारा दिन फरीदाबाद में रहते हो, आप सबको कवर करते हो। आप ये बता दो कि इसमें से 4 चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कोई 40 पार्षदों में ये कह सके जी मैंने अपने वार्ड में ये कर दिया। लाइटों की ये हालत है कि स्ट्रीट लाइट आती हैं एमसीएफ में, पार्षद अपने घर ले जाते हैं, अपने चाहने वालों के खंभों पे लाइटें लग जाती हैं, बाकी आम पब्लिक ऐसे की ऐसी रहती है। कहने के बाद ये कहा जाता है कि साहब लाइट है ही नहीं हमारे पास। पानी की व्यवस्था आप देख रहे हैं, पानी आज भी ऐसा हाल है पानी का कि लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचता और इतने अवैध निर्माण हो गए हैं। मेरे पास एक लिखित में ये जवाब है नगर निगम का। उस समय जब मैंने आरटीआई लगाई तो 1 लाख पानी के अवैध कनेक्शन हैं। क्या आपके किसी पार्षद ने आज ये ट्राई किया कि मैं इन कनेक्शनों को वैध करा दूं निगम के लिए? क्या मेरी जिम्मेवारी निगम के लिए नहीं है कुछ, जिस निगम में मैं बैठता हूँ? मैंने जब आरटीआई लगाई और मैंने पूछा कि 40 वार्डों में कितने पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने अवैध निर्माण के लिए सरकार को लिखा है, कमिश्नर को लिखा है कि हमारे यहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं, इन्हें रोका जाए। आपको ताजुब होगा कि एक भी ऐसा पार्षद नहीं 40 में से जिन्होंने ये कहा हो कि हमारे यहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं, इसको रोक दिया जाए। बड़ा मसला है। यहाँ तो सरकारी चौपाल है, हमारे गांव की सरकारी चौपाल, उस पे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने वो खोला हुआ है कि केंद्र, और वो कहती है कि बिल्लू पार्षद को किराया देती हूँ। मतलब उसकी हाँ कंप्लेंट दे ली हमने नगर निगम कमिश्नर, इसे जॉइंट कमिश्नर से तो मैं मिला भी, डॉक्टर नरेश से, आश्वासन दिया कि भाई ये तो गलत है। मैंने कहा जी रिकवरी डालो आप, और वो आज भी कब्जे पे वही बैठी है, कोई कार्यवाही नहीं, कुछ नहीं। सीएम विंडो भी लगा ली, मैंने कमिश्नर को भी भेजा और कुछ नहीं है। उस वार्ड कमेटी को बता रहे थे आप, जो क्या बता रहे थे? मैं आपको एक और अपनी बात पूरी कर लूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई हम जो है फरीदाबाद को साफ़ सुथरा बनाएंगे और जो अवैध कब्जे हैं वो हटाए जाएंगे। कुछ रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया, दुकान वालों को कह दिया गया कि सामान अंदर रख, लेकिन कुछ रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया। इन सब को हटाने से पहले वेंडर पॉलिसी आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके ऊपर। किसी पार्षद ने ये इंटरेस्ट नहीं लिया कि पहले वेंडर जोन बना दिए जाएं, फिर इन गरीबों को हटाया जाए। आप मेरे को ये बताओ कि रेहड़ी पटरी वाला जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, आपने उसका काम बंद कर दिया, वो कहाँ जाएगा? क्या ये फॉर्म भरवाने जाने की खबरें भी आ रही हैं कि रेहड़ी पटरी वालों को जो नई जगह अलॉट होगी उसके लिए 10-10 हज़ार रुपये में फॉर्म भराए जाए। साहब मैं आपको ये बता दूं, मैं वार्ड नंबर 14 से हूं और वार्ड नंबर 14 में चिमनी भाई धर्मशाला के यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है नगर निगम का, जिसके ऊपर लिखा है एथराइज वेंडिंग जोन। वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी से 1-1 लाख रुपया लिया गया और उनको वो जगह बना के खोके दे दिए गए। जब मैंने उसके ऊपर इतराज़ उठाया, जब मैंने उसके ऊपर आरटीआई लगाई, तो मेरे को ये जानकारी मिली कि साहब उस कंपनी से हमारा डिस्प्यूट हो गया है और मामला कोर्ट में चला गया है। और अभी 2 दिन पहले नगर निगम के कुछ कर्मचारी आए और उन्हें कहा कि ये एथराइज जोन नहीं है, आप यहाँ से अपनी रेहड़ियाँ हटा लो। तो उन्होंने कहा कि जब हमने 1-1 लाख रुपया दिया तो बताया जाए कि उसका क्या होगा। तो नगर निगम का कोई अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। उसके ऊपर एक प्राइवेट कंपनी को इन्होंने हायर किया था, उसने लिया था और नगर निगम की ज़मीन पे वो आदमी उनसे किराया लेता था। बूथ बनाए थे, आज वो बूथ फिर हट रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि साहब आपने ये लिख के रखा हुआ है अथराइज वेंडिंग जोन, बोले ये तो हमारा बोर्ड, हम उतार के कर ले जाएंगे।
तो सर एक पार्षद ने भी 40 वार्डों में एक पार्षद ने ये नहीं कहा कि पहले पॉलिसी बना लो, पहले जगह बना लो, फिर आप इनको हटाना, किसी ने नहीं कहा। तो क्या पार्षद की ये ड्यूटी है कि जब वो हाथ जोड़ के आते हैं आपके पास कि हम आपके बेटे, हम आपके भाई हैं, आपके सेवादार हैं? आज के टाइम में तो यार अपने बेटे सेवा नहीं करते, वो आपकी क्या सेवा करेंगे, ये का अंदाज़ा आप लगा लो। और एक वार्ड में 14-14 और 15-15 आदमी इलेक्शन लड़ने के टाइम पे आते हैं, और जब इलेक्शन बीत जाता है एक आदमी जो आपका पार्षद होता है वही आपको आता है, कभी नज़र नहीं आता, बाकी के 13 आदमी आपको कहीं नज़र ही नहीं आते पिक्चर में। तो क्या ऐसी लालच है यहाँ पार्षद बनने की, जबकि कुछ मिलता नहीं है तो क्यों लोग पार्षद बनना चाहते हैं? मेरे को तो ये समझ नहीं आती। और फिर क्या ज़रूरत है यहाँ 40 और 45 पार्षदों के लिए? क्या बिना पार्षदों के काम नहीं होते थे यहाँ पे? मैं आज भी अपना काम अपने दम पे कराता हूँ, मैंने किसी पार्षद को आज तक किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट नहीं की, और ना वो पार्षद मेरा वो काम करा सकता जो मैं काम कराता हूँ। तो सर मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा कि 2018 से मैं समाज सेवा के कामों में लगा हुआ हूँ। जी अरुण यादव बताइए। मेरा नाम अरुण यादव है और 2018 से मैं समाज सेवा के कामों में लगा हुआ था। तो जब हम 2018 में आए तो जो नहर पार का जो हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 28, सब उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि उससे पहले कॉलोनियाँ पास नहीं हुई थी। 33 साल से कॉलोनियाँ बसी हुई थी, और वहाँ जो कम्युनिटी ज़्यादा रहती है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, जो प्रवासी लोग हैं वो ज़्यादा वहाँ निवासी हैं वहाँ के। और वो लोग अपने ड्यूटी के दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनको मतलब अपने सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाना भी सक्षम नहीं थे वो। तो हम लोगों ने अपनी एक छोटी सी टीम बनाई, उसमें हम 5-10 लोग थे। तो हमने अपनी टीम बनाई, हमने लोगों के काम के लिए जाना शुरू किया। तो जब हम गए पार्षदों के पास तो वो कहते थे हमारी कोई सुनता नहीं है, आपकी यहाँ की फाइनेंस कमेटी की फाइल रुकी पड़ी है, काम नहीं हो रहे हैं। फिर हमने मजबूरी में पार्षद को साथ में लिया, और जो फरीदाबाद की मेयर हैं सुमन बाला, उनके धरने पर बैठे। जब जाके वो फाइनेंस कमेटी की फ़ाइल पास हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र में, जैसे सर ने कहा, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, स्टेट में भाजपा की है, नगर निगम सारे भाजपा के पार्षद हैं, जब हर तरफ इनकी पावर है और कार्य करने में सक्षम हैं, नहीं कर रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है, काम करने की नीयत ही नहीं है। अगर थोड़े बहुत काम अगर फरीदाबाद में हो भी रहे हैं तो वो पब्लिक प्रेशर से हुए हैं, जहां लोगों ने प्रेशर किया है सत्ताधारी दल पे, तभी काम हुआ है। धरने वगैरह देने पड़ते हैं। मैंने तो अभी ग्रुप में लिखा है, मैंने अभी वार्ड कमेटी के ग्रुप में लिखा है। रोड आप देख लीजिए, मतलब उसके मेरे ख्याल से शहर कितनी तो मौत हो गई, कितनी लोगों को, कितने जवान लड़कों को जो सड़क जो है वो खा गई, है ना। एक आध बार और धरना मांग रहे हैं, एक आध बार धरना और मांग रहे हैं। तो मतलब फरीदाबाद में अगर राम केवल जी को बुलाया हमने, वो कहीं फरीदाबाद में कुछ भी काम अगर आपको करवाना है तो आपको इनके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, आपको कोई रोड शो निकालना पड़ेगा, कोई धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर शायद थोड़े बहुत कुछ काम होते हैं। नहीं तो फिर कोर्ट का रास्ता है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत काम होते हैं। अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर कोई जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो सांसद है, चाहे वो विधायक है, वो अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं समझता किसी तरीके की। एक बीच में प्रश्न उठा था परिवहन मंत्री वाली जो बात उठी थी, परिवहन मंत्री वाली मंत्री जी के घर के सामने वाली जो उनके जो कार्यालय के सामने वाली सड़क है, उस पर आप कोई भी परिवहन चला के दिखा दो, आप उसके ऊपर आप स्कूटी से लेके और ट्रक तक कोई परिवहन चला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। उनके सामने तो पक्का हो गया, उनके इधर अभी नहीं बना। चलो वो भी पब्लिक दबाव से हुआ, वो भी जब सोशल मीडिया में बार बार ये उठे तब जाके वो पक्का हुआ। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई परिवहन मंत्री जी के हुए, भाई वो वहाँ के जो स्थानीय पार्षद है, ये उनका काम है सब करवाना। वहाँ के जो अपने निगम के जो अधिकारी हैं उनका काम है करवाना। तो लेकिन बात यह है कि भाई अधिकारी नेताओं की नहीं सुन रहे, नेता अधिकारी की नहीं सुन रहे, और दोनों मिलकर जनता की नहीं सुन रहे। कुछ कर रहे थे आप अरुण जी? मैं आपको बताऊं कि तो यहाँ का माहौल ये बन चुका है कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, बुलंद नहीं करोगे, काम नहीं होते। अभी जन्माष्टमी के वाले दिन इतना पानी भरा हुआ था नहर पार्क कॉलोनियों में, हमने प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए थे कि खट्टर सरकार नहीं, सबसे खराब सरकार है अब तक की। हमने पूरे हरियाणा में सबसे खराब सरकार देखी है जो कि काम नहीं होते हैं। उसके बाद फिर मेरे पास 10 दिन बाद ही एक फ़ोन आया पार्षद का, नरेश नंबरदार का, कि जी हमने आपको लिंक भेज दिया है, आपको वार्ड कमेटी में शामिल कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी कहानी है क्या।
तो जो लोग आवाज़ उठाते थे उन्होंने उनको वार्ड कमेटी में शामिल किया, एक दो बार मीटिंग में बुलाया, कहा जी बहुत हम लोग परेशान हैं यहाँ के माहौल से, जो कर्मचारी काम नहीं करते हैं, इसीलिए हमने आप लोगों को कमेटी में शामिल किया है। अब आप भी वार्ड कमेटी का हिस्सा हो और आप अब आपको आरोप नहीं लगाने हैं, आपको वार्ड के लिए काम भी करने हैं। हमें अच्छा लगा, चलो कोई बात नहीं, इतनी देर बाद ही अकल तो आई, कम से कम हमसे पूछ तो रहे हैं, अब इनके साथ में काम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 3 महीने होने वाले हैं वार्ड कमेटी को बने हुए, और 3 महीने में जब वार्ड कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी तो वार्ड कमेटी के कुछ लोग हैं जिनके यहाँ नहर पार्क करुणा नगर है, इंदिरा कम्प्लेक्स है, जहाँ सीवर लाइन डल गई हैं, चालू नहीं है, चालू हैं तो कहाँ डिस्पोजल है कोई पता ही नहीं है, कभी कहीं से पानी लीक हो रहा है, कभी रोडों पर जा रहा है, मतलब कोई है ही नहीं, हिसाब किताब ही नहीं है, बस डाल के छोड़ दिया गया है पानी, कभी किसी घर में कभी किसी घर में। ऐसा काम कराते हैं कि आप नेताओं को याद करते रहे हमेशा, हैं? जी ऐसा काम कराते हैं, मतलब काम क्या वो हमेशा याद करते रहे। जो मैं कह रहा हूँ, जो हमारे जो सेफ्टी टैंक थे ना, जो पहले सेफ्टी टैंक हुआ करते थे तब भी सुकून था, अब तो उससे भी बद से बदतर हालात हो चुके हैं। और वार्ड कमेटी 28 की स्थिति ये है कि वार्ड कमेटी के 70% लोग वो परेशान हैं। अच्छा, किससे परेशान है? काम नहीं हो रहे, नगर निगम से परेशान है भाई। हम कहते हैं उन्होंने अभी गार्बेज मुक्त फरीदाबाद का उन्होंने नारा दिया कि भाई स्वच्छ बनाना है, जब तक घरों में सीवर का पानी जाएगा हम क्या समझाएंगे, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा उठाओ। अभी बात चल रही है कि गीला जो वेस्ट को सेग्रीगेशन करने की बात कर रहे हैं, वेट एंड ड्राई। जब तक घरों में पानी जाएगा सीवर के पानी की निकासी नहीं होगी, ओवरफ्लो सीवर होगी, तो स्वच्छता हो सकती है वहाँ। आप बताइए। पार्षद नरेश जी हैं, नरेश नंबरदार जी हैं, अभी उनको हाल में कोई इनाम वगैरह मिला था जो अच्छे पार्षद का? वो मुझे नहीं मिला था। अच्छा, आपको मिला था? इनको भी मिला था। इनको भी मिला था। देखो हमारे जब हमने काम किया था, जब हम आए थे तो हमारे वार्ड में इको ग्रीन की सिर्फ एक गाड़ी चलती थी। अच्छा, इको ग्रीन की एक भी गाड़ी नहीं थी, जो वेंडर है उसकी प्राइवेट एक गाड़ी थी कूड़ा उठाने की। और वार्ड में 25 से 30 हज़ार घर हैं, और एक गाड़ी कितना कूड़ा उठाएगी? एक गाड़ी कैपेसिटी है 1000 घर की, तो फिर कूड़ा कहाँ जाएगा? वो रोडों पर जाएगा। जो आप देखो खत्ते देख रहे हो, जो खत्ता मुक्त की बात करते हैं, खत्ते मुक्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिस वार्ड में और जिस नगर निगम ने इको ग्रीन कंपनी को ठेका दिया हुआ है, और इको ग्रीन कंपनी के अंडर में वार्ड में 25,000 घरों पे एक गाड़ी चल रही है, बाकी गाड़ी खराब हैं और प्लांट में खड़ी हुई हैं, ग्राउंड पे नहीं है, तो उस वार्ड के हालात क्या होंगे? जब हम वार्ड कमेटी बनी, हम ग्राउंड पे आए तो हमने इनकी टेस्टिंग करी गाड़ियों की, उतरे मार्केट में कितनी गाड़ियां हैं, तो ग्राउंड पे हमें 1 या 2 गाड़ी मिली, उससे ज़्यादा नहीं मिली। फिर हमने जो डीडीपी और नोडल ऑफिसर हैं हमारे, वहाँ हमने शिकायत करी, मीटिंग करी, तब जाके उन्होंने कहा हम उनको गाड़ियाँ देंगे। और फिर ट्रैक्टर दिए, जब ट्रैक्टर दिए तो उन्होंने फिर हमें उसमें अवार्ड भी दिए। हमारे वार्ड को नंबर 1 का अवार्ड उन्होंने दिया, मुझे अवार्ड दिया। मेरे को अवार्ड से कोई मतलब नहीं है, अवार्ड ठीक है दिया, लेकिन काम तो होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो वेस्ट सेग्रीगेशन की बातें करते हैं यशपाल जी, बहुत अच्छी बात है, हम उसमें साथ दे रहे हैं, लेकिन जब वेस्ट सेग्रीगेशन के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर कमेटी बना करके आप, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो हरियाणा है वो बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पे है। वो अभी नंबर 1 पे पहले ही है। जब ये अतिक्रमण हटाने के नाम पर रेडी पटरियों वालों के रोजगार पे बुलडोजर चलाएंगे तो क्या हाल होंगे? इनको तो रोजगार बढ़ाने चाहिए, इनको तो हटाने के बजाय जहाँ जगह हैं वहाँ वेंडिंग जोन बनाने चाहिए। फरीदाबाद के अंदर 10,000 करोड़ के बजट की तो हमने एक बात की, उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी को सीएसआर फंड भी यहाँ से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने सीएसआर फंड भी दिया। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आप सब लोगों के माध्यम से, अरावली गोल्फ क्लब में, आपको याद हो। तो उसके अंदर भी ये था कि भाई जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है फरीदाबाद की, वो मिलकर पैसा दे रही है सीएसआर फंड फरीदाबाद की स्वच्छता के लिए। तो सीएसआर का भी पैसा आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से स्टेट बजट से भी पैसा अलोकेट हो गया, उसके अलावा एमपी लेड फंड भी है, एमएलए लेड फंड्स भी हैं। मतलब इतना फंड्स जो है फरीदाबाद में, ऐसा क्या विकास हो रहा है जिसके लिए इतने फंड्स की आवश्यकता पड़ रही है? मतलब निजी कंपनियां भी दे रही है। अच्छा, उसके बाद फिर समाज सेवी संस्थाएं जो है वो अपने पैसों से कहीं कोई गड्ढे भरवाता घूम रहा है, कहीं कोई अपनी नालियां साफ करवाता घूम रहा है, कहीं हमारी जैसी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो कहीं पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाती घूम रही है। मतलब लोग अपना भी खर्चा कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा कौन सा अंधा कुआं हो गया जिसके अंदर पैसे डाले चले जा रहे हैं और इसका पानी ऊपर नहीं आ पा रहा है? तो मतलब ये एक प्रश्न जो है हम चाहते हैं कि भाई फरीदाबाद का बच्चा स्मार्ट सिटी का फंड भी आ रहा है फरीदाबाद में, स्मार्ट सिटी का भी फंड आ रहा है, और एफएमडीए बना दिया है, उसके अंदर भी अलग से बजट एलोकेशन है। अधिकारियों के पास अपनी भी कुछ ना कुछ कलम की ताकत होती है, जिससे कि वो कुछ छोटे मोटे विकास के काम जो है वो कर सकते हैं। वो उतने बड़े तो नहीं होंगे शायद एमपी एमएलए लेड वाले, लेकिन
आप ये देखिए कि भाई इतना सब कुछ जो फंड्स है फरीदाबाद में आ रहा है, उसके बाद भी फरीदाबाद का विकास नहीं हो रहा। क्या फरीदाबाद अभिशापित शहर है कि भाई इसका विकास हो ही नहीं सकता? इको ग्रीन के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है 5 साल से हम लोग झेल रहे हैं। इको ग्रीन की ये मामला माननीय विधायिका जी सीमा त्रिखा जी ने सदन में अपने विधानसभा में भी उठाया था ये मामला कि भाई जो पर्चियां हैं वो पर्चियां अलग अलग तरह की पर्चियां चल रही है। कोई एक कंपनी नहीं है इको ग्रीन, जो जिसको ठेका मिलता है वो अपनी अलग तरह की पर्ची छपवाता है और उसकी वो काटने शुरू कर देता है। उसका बजट निगम से भी बजट आता है इन लोगों के पास कूड़ा उठाने के लिए, और उसके बाद फिर घरों से भी 10, 20, 50, 100 जैसी कोठी होगी, जैसा मासा होगा वैसा टीका कर देते हैं। तो मतलब पैसे की इतनी भयंकर उगाही चल रही है शहर के अंदर से। और ये तो अभी एक जो शुरुआत में प्रश्न हुआ ना कि भाई इन पे पैसा आता कहाँ से, तो मैं आपको ये सारे स्रोत बता दें कि पैसा आता कहाँ से। उसके बाद आप देख लीजिए कि निगम का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि जो ओपन स्लॉटर हाउस है, ओपन स्लॉटर हाउस को बंद करें। जो इस तरह की जो सड़क पे आप देखते हैं कि मुर्गे कटते हैं, ये सब होते हैं। फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा ओपन स्लॉटर हाउसेज हैं। अगर आपकी जानकारी नहीं हो तो आप कहीं पे चले जाइए, आपको ओपन में मुर्गे कटते दिखेंगे। ओपन में फिश मार्केट्स लगी हुई हैं जिनका कोई नहीं है, और यहाँ पर ये हफ्ता वसूली होती है इनकी। यहाँ पर इनको मंथली जाती है। बाजार लग रहे हैं, बाजार लग रहे हैं। बाजार लग रहे हैं। आप इनसे किसी से भी पूछ लीजिए, कुछ माफिया लोग बाजार लगवा रहे हैं पूरे फरीदाबाद। अब वो माफिया लोग जो हैं वो किसके संरक्षण पे लगा रहे हैं? या तो भाई अधिकारी, निगम के अधिकारी, निगम के पार्षद और जो पुलिस अधिकारी हैं। कहीं ना कहीं एक नेक्सस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो चुका है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, उसका एक्सटॉर्शन करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है दबा, तो मतलब ऐसा भय का माहौल फैल गया है कि कोई बोल ही नहीं पा रहा है शहर के अंदर। और हाल ही में एक बात बताऊं आपको कि सब वार्ड कमेटी बनने के बाद सबसे ज़्यादा कीमत जो चुकाई है वो वार्ड 28 ने चुकाई है। जैसा कि आप जानते हैं, सब जानते हैं कि 15 दिसंबर को हमारी वार्ड कमेटी के सदस्य थे दिनेश चंदीला, उनकी मौत हो गई थी। जिस तरह से आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और धर्मेंद्र जी ने उनका इंटरव्यू लिया था। उसके 1.5 घंटे बाद उनकी मौत हो जाती है। और मैं पुलिस का रवैया क्या बताऊं कि अरेस्ट तो कर ही नहीं पाए, वो तो खुद सरेंडर किया कोर्ट में 19 तारीख के बाद। जब 19 तारीख को हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया DPS चौक पे, उसके बाद अगले दिन, और जब तक उसका जूता भी हटाया नहीं था वहाँ से, जैसा कि सबके एविडेंस भी नहीं उठाए थे। तो कार्यशैली तो उनकी इतनी खराब है। और उस दिन फिर जब प्रोटेस्ट था, फिर जो कमिश्नर जी हैं वो आए थे घर पे। एक आखिरी सवाल पारस जी आपसे। हाँ जी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, मतलब लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। युवा से लेके आज बुजुर्ग तक सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। और सोशल मीडिया के आप मास्टर कहे जाते हो, मतलब मास्टर ये हो आप सोशल मीडिया के, बाकी तो स्टूडेंट्स होंगे। तो ये जागरूकता कार्यक्रम को लेकर आप अपना सबसे बेहतरीन हथियार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब शुरू करें? देखिए, सोशल मीडिया का हथियार जो आपने बोला कि देखिए मास्टर क्या, सभी लोग स्टूडेंट्स ही हैं, हम भी सीख रहे हैं, इससे इतना बड़ा समुद्र है। और अब आने वाला जो भविष्य है वो सोशल मीडिया का ही है। कल माननीय चुनाव आयोग का जो 5 राज्यों के चुनाव के लिए जो गाइडलाइंस आई हैं उनमें आप देखेंगे तो सोशल मीडिया का बजट भी बढ़ा दिया गया है, सोशल मीडिया का रोल भी बढ़ा दिया गया है, और डिजिटल रैलीज जो हैं उसके लिए भी वो किया। और उसमें एक जो अखिलेश जी हैं उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे, मतलब इस तरह के भी, यानी कि अब चर्चाएं जो हैं वो सोशल मीडिया की तरफ जो है, चुनावी चर्चाएं उस तरफ केंद्रित हो रही हैं। तो मैं मानता हूं कि ये एक विकासशील कदम है माननीय चुनाव आयोग का। और जो आगे फर्दर जो भी चुनाव होंगे उसके अंदर सोशल मीडिया का रोल काफ़ी बड़ा रहने वाला है। तो आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा है कि सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी उसमें रहेगा। तो मैं ये अपील भी करूंगा आप सब लोगों के माध्यम से कि जितने भी जो लोग इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, जो लोग हमारी बात सुन पा रहे हैं, तो शहर के आम जनता को, आम नागरिक को सोशल मीडिया पर, हालांकि सब लोग डालते रहते हैं, जागरूक है फरीदाबाद के शहर, लेकिन उस सोशल मीडिया पर जो रोष है उसको वोटिंग में भी कन्वर्ट करें, नहीं तो जो है वो बदलाव नहीं आ पाएगा उसके अंदर। तो और हम बहुत जल्दी इसको एक सोशल मीडिया की कैंपेन, लेकिन हम ये मानते हैं कि सोशल मीडिया से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, सोशल मीडिया तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी महत्वता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो लोगों से हम 1 to 1 जाकर जो एक संगठनात्मक रूप से हम काम कर सकते हैं, उसका कोई भी पैरेलल कोई मुकाबला नहीं है। पहले वो तैयार होगा, एक बेस तैयार होगा, सोशल मीडिया उस चीज़ को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम लोग ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, लोगों से डोर टू डोर जो है संपर्क कर रहे हैं, 1 to 1 लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनके समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम पार्कों में गए, हम लोग सड़कों पे निकले, हम लोग कॉलोनियों में गए, छोटी छोटी सभाएं की हमने, तो ताकि लोगों का जो मंतव्य है वो पूरा सोशल मीडिया पर नहीं आ पाता, लोग पब्लिकली बहुत चीज़ें नहीं लिख पाते जो हमें 1 to 1 बताते हैं। तो
आज हमने जो इस शहर को एक विकल्प देने का, जिसको हम कहते हैं कि भाई एक मंच देने का जो हम काम कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों की प्रेरणा से और आप जैसे लोगों के स्रोत से ही हम लोगों को ये ऊर्जा मिल पा रही है, जिसमें हम आम लोगों की आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। पारस जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। दिल्ली से सटे वार्ड नंबर 21, जहाँ से मैं भी निवास करता हूँ, अमित शर्मा भी वहीं से निवास करते हैं, उसके हालात के बारे में अगर कुछ बता सकें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, पूरा फरीदाबाद इसे देख रहा है। मैं अमित शर्मा हूँ जी, महासचिव प्रवासी जनसेवा समिति। और जो फरीदाबाद के हालात हैं वो तो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं फरीदाबाद के क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से वार्ड नंबर 21 के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 21 जो आज की डेट में नरक बन चुका है। आज भी मैंने वीडियो अपलोड की है, उसके अंदर अगर 2 बूंद पानी बरस गया ना जी, तो पूरा वार्ड नंबर 21 है वो पूरा गटर बन जाता है। मतलब आपको नालियाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, रोड पे ही नाले निकले हुए हैं। फंड आता है, 82 करोड़ रुपया पानी के लिए आवंटित किया जाता है। उसके 82 करोड़ में से 45 करोड़ की पेमेंट भी हो जाती है और पानी की एक बूंद नहीं है पूरे वार्ड के अंदर। तो आप देखेंगे, जब आप जाएंगे, मीडिया के सारे भाई लोग यहाँ पे हैं, जब हम जाते हैं वहाँ पे, हमने कई बार आंदोलन भी किया समिति ने, तो जब हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रशासन बिका हुआ है, पैसे आ रहे हैं, लोग बाग आपस में बांट लेते हैं और लोगों को ठेंगा दिखा देते हैं। तो इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, जो पुरानी कहावत है कि फूहड़ चले सब घर हिले। भाई काम आपको कुछ करना नहीं है, अगर आपको बोल दिया गया ये काम कर दो तो उसको ख़राब कर दो, जिससे कि आगे कोई बोले ही ना काम करने के लिए। तो ये जो फूहड़ चल रहे हैं, तो इसलिए पूरा वार्ड जो है ना हिला पड़ा है इसके अंदर। आप सीवर लाइन को देख लीजिए, कहीं पे पाइप डाल दिए, आगे वाली गली को छोड़ दिया, फिर 2 गली छोड़कर पाइपलाइन डाल दिए गए। ट्रीटमेंट प्लांट बना ही नहीं है, प्लानिंग कुछ है ही नहीं, 9-9 इंची के पाइप डाल रखे हैं। यार 1 लाख लोगों का एक कॉलोनी है, एक क्षेत्र है जिसके अंदर 1 लाख लोग रहते हैं, और हमने 9 इंची की 10 इंच की मतलब पाइपलाइन डाली हुई है। एक छोटा सा मकान बनाते हैं, उसके अंदर भी 4 इंची की पाइपलाइन डली होती है। तो हमारा जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, चाहे वो जेई हो, एसडीओ हो, एक्सीएन हो, कोई भी हो, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि वो जाके मौके पे जाके देखें कि भाई कितनी जनता यहाँ पे रहती है, जो गार्बेज है वो कितना उसका वो रहेगा, जो वहाँ से पानी निकलेगा। तो मेरा मानना ये है कि प्रशासन को इसके ऊपर जो है संज्ञान लेना चाहिए। और हाँ, एक बात और भी है, लोग कहते हैं कि जी अधिकारी काम नहीं करते। अगर अधिकारी काम नहीं करते हैं तो आप उन्हें हटाइए। आपको हमने, जनता ने आपको चुन के भेजा है, आपको पावर्स दी हुई हैं, हमने आपको शक्ति दी हुई है। तो आप अगर वो काम नहीं कर रहे, आप उनको हटाइए। और अगर आप भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप स्वेच्छा से, आप कह रहे हो जी मेरे पास फंड नहीं आता, मैं काम करने के लिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि हमारे जो पार्षद हैं, हमारा जो अधिकारी है वो स्वेच्छा से दे रहा है, इस्तीफ़ा दे रहा है, तो हमें तसल्ली रहेगी कि इसने बढ़िया काम किया और इसने स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन आप वो भी नहीं करते, केवल बंदर बांट बनी हुई है, पूरा लूट खसोट का एक अड्डा बना लिया है। फरीदाबाद के किसी भी वार्ड के अंदर चले जाइए आप, मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, पानी 10 पैसे लीटर बिक रहा है। किसको नहीं पता? एक एक अधिकारी को पता है, छोटे जनप्रतिनिधि से लेके आला कमान को पता है कि 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी बेचा जा रहा है। पानी टैंकरों से आ रहा है, 1000 रुपये का एक टैंकर आता है, 4 टैंकर आ गए तो 4000 रुपये का पानी पी लिया व्यक्ति ने। तो बंदर बांट हो रही है, कोई इस पर नहीं संज्ञान ले रहा है। तो यही आग्रह है कि इसको जो है एक बार बढ़ाएंगे इस मुहिम को, और घर घर तक जाएंगे, लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे। और ऐसी बात नहीं है, फरीदाबाद के लोग जागरूक हैं और इस बात को हमारी समझेंगे और हमारा सहयोग करेंगे, यही आशा है जी। सर, परंतु मैं बात करूं वार्ड नंबर 21 की, तो पार्षद साहब आजकल ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। एक तरह से मैं बताऊं, व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाए दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परंतु मैं बात करूं सर, अब क्यों दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि जैसे ही पूरे 4.25 साल, मतलब 3 महीने पहले वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो कार्यकाल हो जाता है, वो कूड़े की गाड़ी के अंदर भी दिखेंगे, बाकायदा स्टीयरिंग पे बैठे हुए कि कूड़ा डालो इसके अंदर। आपको मैं इस चीज़ की वीडियो भी दे सकता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को पता है, मैं वार्ड नंबर 21 से हूँ तो मुझे पता है। तो वो इस टाइम तो कहीं भी नज़र आ सकते हैं वो, लेकिन पूरे 4.25 साल, मतलब 4 साल 9 महीने तक वो कहीं भी नज़र नहीं आए, एक बार भी नज़र नहीं आए। और मैं तो ये चैलेंज भी दे रहा हूँ, अगर एक कोई 5 रुपये की ईंट भी अगर लगाई हो, 5 रुपये की अगर ईंट भी लगाई हो, तो वो भी चैलेंज है। मतलब इतना बड़ा चैलेंज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि 5 रुपये की ईंट भी नहीं लगाई थी इसके अंदर जी। सड़कों के लिए क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 21 की जो सड़कें हैं? सड़कें नहीं है जी वहाँ पे,
वहाँ पर वार्ड नंबर 21 के अंदर सड़कें हैं ही नहीं। अगर आप मुझे एक सड़क दिखा दो, शिवदुर्गा विहार पूरी घूम लेना, अगर आप एक सिंगल सड़क दिखा दो तो ये भी चैलेंज है, सड़क है ही नहीं वहाँ पर। चलते हैं आप लोग जब सड़कें नहीं? हम सड़क में नहीं चलते जी, हम गड्ढों में चलते हैं। हम लोग गड्ढे में ही चलते हैं। तो जैसा कि आपका गुरुकुल अंडरपास है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निकासी बिल्कुल भी नहीं है लोगों की। वहाँ पर बारिश आते ही जो है 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। क्या रहेगा भारत? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम क्या रहेगा? मैं धर्मेंद्र जी थोड़ा सा आपको और बताना चाह रहा हूँ। अभी ग्रीन इको ग्रीन की चर्चा चल रही थी। इको ग्रीन के साथ जब एग्रीमेंट हुआ था तो ये था कि इको ग्रीन बंदवाड़ी में कचरा डालेगी और बिजली बनेगी। वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कितनी बिजली बन रही है, कहाँ कहाँ जा रही है। और इको ग्रीन के साथ जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो इको ग्रीन को ये कहा गया था कि वो सबलेट नहीं करेंगे, यानी आगे किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। आज सारी जितनी भी इको ग्रीन की गाड़ियाँ चल रही हैं सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रही हैं और नगर निगम के सभी अधिकारियों को पता है, आज तक उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितनी पर्चियाँ आपको कूड़े की मिलती हैं, चाहे वो 40 रुपये की मिलती हैं, चाहे 100 रुपये की, 50 रुपये की, किसी के ऊपर GST नंबर नहीं है। ये सबसे बड़ी चोरी है। जब नगर निगम को इस बारे में बताया गया कि आप बताइए ये कितना GST देते हैं और इनके बिल आपके पास आते हैं, तो किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। बाकी आपका ये कहना कि भाई ये मंत्री संतरी नेता जो हैं ये यादगार के लिए काम करते हैं, तो मैं उसका भी आपको एक उदाहरण देता हूँ। यादगार क्या है? फरीदाबाद भटकल झील का मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 10 साल तक भटकल झील को ये कहा गया था कि पानी से भरा जाएगा, तब कांग्रेस पार्टी का राज था। जब 10 साल बाद हमने उसके ऊपर RTA लगाई कि पूछा कि भाई कितना पैसा आया और कहाँ तक काम हुआ, तो आपको ताज्जुब होगा कि कहा कि सरकार ने कोई भी पैसा अभी तक सैंक्शन नहीं किया इसमें पानी भरने के लिए। और 7 साल बीजेपी की सरकार हो गई है, उसके हालात क्या हैं, पानी कितना भरा हुआ है वो आप बहुत अच्छी तरह से सब जानते हैं, सबने देखा भी होगा वहाँ पे पानी। तो स्टेडियम बना लिया है सब वहाँ के लोगों ने, तो वहाँ पर देखिए वो हमारे से ज़्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं, आप वहाँ जाते हैं आते हैं, आप कवरेज करते हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा। तो ये तो विकास की बातें हैं, ये नेताओं की बातें हैं जिनको आप याद रखोगे। जो आपने कहा कि नेताओं को याद रखना, ये याद रखने वाली बातें हैं। जबकि विधानसभा में ये सवाल उठ गया कि इको ग्रीन सही काम नहीं करती, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आप बताइए कि भी क्या ऐसी वजह है कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्या सरकार से बड़ी इको ग्रीन हो गई है? और अवैध निर्माणों की जो बात है, आज भी ये है कि मैंने अभी एक RTA लगा रखी है और मैंने ये पूछा है कि खोरी गांव की स्थिति मेरे को आज बताई जाए। क्या खोरी गांव में वो झुग्गियाँ ही तोड़ने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है या बाकी जगहों के लिए भी दी है? और अगर बाकी जगहों के दिया तो उस पर आज तक काम क्यों नहीं? और इतना पैसा लगा दिया सरकार ने, इतने बुलडोज़र लगा दिए, इतनी गाड़ियां लगा दी, सरकार से थे नहीं नगर निगम के पास। और नगर निगम एक तरफ तो ये रोना रोता है जी हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, एक तरफ उनको किराया कहाँ से दिया जा रहा है उन सब गाड़ियों को, और काम क्यों नहीं हो रहा? किसी अधिकारी के पास इस बात का जवाब नहीं, और आज तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिले। अवैध निर्माण भी पिक एंड चूज की कंडीशन में होता है। मैंने कहा जी ये पूरा ना एक गीता पाठ है, अगर इसको करने बैठ जाए ना तो उसे साप्ताहिक लग जाएगी इस पूरा बताने में। तो आज जितना हो गया उसी में आप संतुष्ट रहिए, आज का प्रसाद पाइए, और बाकी जब दोबारा ऐसा होगा तो फिर एक करेंगे, क्योंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस लगेंगे इसके अंदर। आज तो एक ओवरव्यू दिया है, एक एक मुद्दे के ऊपर एक एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। धन्यवाद बहुत बहुत।